समाजवादी पार्टी में एक हवा भरने का काम सी वोटर सर्वे के द्वारा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मुकाबला है वो सपा और बीजेपी के बीच में है और सपा की सीटें बढ़ाई हुई दिखाई दे रही है, बढ़ रही है। मतलब ऐसा सर्वे में बताया है कि उनकी सीटें बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। उनको भ्रम में रखने का ये कार्यक्रम है ताकि वो दूसरे किसी पार्टी के साथ में गठबंधन ना बनाए, और जब तक महागठबंधन नहीं बनता तब तक बीजेपी को नहीं हराया जाता। जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, अगर महागठबंधन बने और महागठबंधन ये घोषित करे कि अगर ईवीएम में घोटाला होता है, बीजेपी अगर कुछ करती है तो फिर हम चुनाव के बाद जो है वो विद्रोह करेंगे। ये अगर महागठबंधन नहीं घोषित करेगा, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस और जो 40 दल इकट्ठा आए थे चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, उन्होंने ईवीएम के विरोध में बहुत बड़ी पहल की थी, लेकिन वो चुनाव के वक्त जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन वो सारा मामला शांत हो गया क्योंकि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। और दुश्मन आज सत्ता पर काबिज है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया पिछले 50-60 सालों से यही कहे कि जैसे संविधान लागू हुआ है, मीडिया बना है, तब से मीडिया जिस प्रकार से काम कर रहा है वो बहुजनों के यानी जो 85% जो जनसंख्या है भारत की, उनके हक अधिकारों के बारे में वो नहीं बोलता, या मतलब दिखाने के मुद्दे हैं या असल में वो मुद्दे हैं। जैसे अभी कंगना रनौत का एक मुद्दा मीडिया में अभी चल रहा है, तो मुद्दा वो नहीं है, वो बहुजन समाज का न चर्चा का मुद्दा है, ना वो बहुजन समाज के कोई मौलिक समस्या है। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हो VR1 न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में हम मौजूद हैं और अभी हमारे साथ में एक बड़े पत्रकार, हम कहेंगे बहुजन पत्रकार, अभी हमारे साथ में हैं जो बहुत लंबे समय से विशेषकर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के मुद्दे हैं, पटल के, उन मुद्दों को उठाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि बारीकी से जो इन्होंने स्टडी किया है, बहुजन मुद्दों को इन्होंने स्टडी किया है, तो इनसे हम जानेंगे अभी जैसे जो देश में हालात बने हुए हैं, आप तमाम मुद्दे हैं, कोई एक दो मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे पैदा कर दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों समाधान कैसे आप देखते हैं? देखिए, असली समाधान करने के लिए किसी भी समस्या का कारणों तक जाना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, वो मुद्दे क्यों है, क्यों समस्या है, समस्याओं के कारणों तक आप अगर नहीं जाएंगे तब तक आप उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। यानी अगर पैर में चोट है तो सर में मलहम लगाने से काम नहीं होगा। पैर में चोट कहाँ तक है, कितनी गहरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, या जो कुछ है वो सब डायग्नोसिस जो है वो करना होगा सबसे पहले। तो दूसरा मुद्दा ये है कि जो मुद्दे पैदा है वो ब्राह्मणवादी ताकतों ने निर्माण किए हुए हैं, या मतलब दिखाने के मुद्दे हैं, या असल में वो मुद्दे हैं। जैसे अभी कंगना रनौत का एक मुद्दा मीडिया में अभी चल रहा है, तो मुद्दा वो नहीं है, वो बहुजन समाज का न चर्चा का मुद्दा है, ना वो बहुजन समाज के कोई मौलिक समस्या है जिस पर वो चर्चा हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुद्दे, हमारे मुद्दे क्या है वो सबसे पहले हमें ढूंढने होंगे। तो मुद्दे क्या है, जैसे रिजर्वेशन का एक मुद्दा है, निजीकरण एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, इसके अलावा उसके पीछे अगर हम जाए तो जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का सेग्रीगेशन यानी आदिवासियों को जल जंगल जमीन से खदेड़ देना, ये समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को या उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया पिछले 50-60 सालों से यही कहे कि जैसे संविधान लागू हुआ है, मीडिया बना है, तब से मीडिया जिस प्रकार से काम कर रहा है वो बहुजनों के यानी जो 85% जो जनसंख्या है भारत की, उनके हक अधिकारों के बारे में वो नहीं बोलता। संजय भाई, आपको याद होगा कि तकरीबन 2 साल पहले हमने आपका इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यू में हमने एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात की थी और उसमें जो मुद्दे थे वो पहला मुद्दा ईवीएम का था, दूसरा जो मुद्दा था वो सोशल मीडिया पे
जो विशेषकर बहुजन मीडिया या बहुजन यूट्यूबर्स हैं, जो पॉलिसी के नाम पे उनके जो चैनलों को बंद कर दिया जाता है, शैडो बैन कर दिया जाता है, उनकी रीच कम कर दी जाती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या है, इस समस्या से निपटने का या इसका समाधान आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान अगर करना है तो वो अकेले नहीं होगा। आप या हम या कोई भी एक चैनल जिन पर ये सारी बीत रही है, आप बीती हो रही है, वो अकेले इसका समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम काम करता है, सिस्टम ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो ऑर्गेनाइज वे में संगठित रूप से काम कर रही है, तो अकेले उसका मुकाबला नहीं हो सकता। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि हमें संगठित करना होगा, हमें खुद संगठित होना होगा, यानी जो बहुजन समाज के जो अलग अलग यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर काम करने वाले जो लोग हैं, आप जैसे हम जैसे, तो हमें एक इकट्ठा आना होगा, संगठित होना होगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, जैसे आप बहुत स्टडी करते हैं किसी भी विषय पे, एक टॉपिक जब रखते हैं आप डिबेट के लिए और एक पैनल बिठाते हैं आप, लेकिन जब आप देखते हैं कि इतने मेहनत और संघर्ष के बाद में भी उसकी रीच कम कर दी जाती है, देखिए आप इस समस्या को आप कैसे, मतलब आपको आप दुश्मनों से मित्र की अपेक्षा नहीं कर सकते। जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो हजारों सालों से है, आज का नहीं है, वो हजारों सालों से दुश्मन है, तो वो दुश्मन ही करेगा ना। और दुश्मन आज सत्ता पर काबिज है। फिर चाहे आप राज्य सत्ता की बात लीजिए, शासन व्यवस्था जो है वहां पर दुश्मन है हमारा, प्रशासनिक व्यवस्था पर है, मीडिया में है, न्यायपालिका में है, ईच एंड एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट पर उन्हीं का कब्जा है, उन्हीं का कंट्रोल है। तो वो हमारे अधिकार, हमारे हक में कैसे बात करेंगे, हमारे हक में कैसे कानून बनाएंगे, हमारे हक के लिए कैसे वो लड़ाई लड़ेंगे? इसका एक विकल्प ये है कि जो हमारे जो सहयोगी साथी हैं, चाहे वो किसी भी मंच पे काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं हमें उनको साथ में ले आना, उनसे बात करनी पड़ेगी और एक मतलब संगठित मतलब ऑर्गेनाइजेशन संगठन से पहले बात की, अभी संगठन से पहले की मतलब ये कह सकते हैं प्राथमिकता ये है कि हम डायलॉग करें, हम बात करें, हम बातचीत करें, हम संवाद करें। आपके विचार बताएं जी। आपके विचार हमसे भले ही ना मिल रहे हो या मेरे विचार आपसे भले ही ना मिल रहे हो, हमारे विचारों का अंतर है, लेकिन डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इस डायलॉग को अगर हम बंद करेंगे तो जो गैप होगा, उस गैप में ब्राह्मणवाद बोया जाएगा, वहां पर ब्राह्मण लोग काम करेंगे, आपको हमारे बारे में भड़काएंगे, हमको आपके बारे में भड़काएंगे और फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। अगर संवाद रहा हमारे बीच में तो ये गैप नहीं रहेगा और वहां पर ब्राह्मण नहीं काम कर सकता। संकेत भाई, एक बात बताइएगा, इतना संघर्ष करते हैं आप, ये जो प्रेरणा आपको मिलती है, ये कैसी प्रेरणा मिलती है आप, और कैसे अपने आप को आप चार्ज करते हैं? देखिए, उसके एक तमाम जो पाबंदियां हैं जी, तमाम जो पाबंदियां हैं, वो जो खासकर जो बहुजन जो पत्रकार हैं या बहुजन यूट्यूबर्स हैं, उनके सामने डाली जाती है। ये बात वो करते हैं, ये बात बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे आप, हाँ, ये बात बिल्कुल लोगों को पता चले, ये बात बिल्कुल सही है। तमाम तरीके के वो खतरे उठाते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही सीमित साधनों में और बहुत ही संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं है जो हम खर्च करें और वो सारी सुविधा भोग कर वो काम करें, ये बात सही है। अभी रही बात प्रेरणा की, तो जिन महापुरुषों के विचारों के लिए हम काम कर रहे हैं, वही महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा है। महापुरुष केवल उदाहरणों में लोगों को बताने की बात नहीं है। अगर वो महापुरुष आपको प्रेरणा नहीं दे रहे उस काम के लिए, तो फिर वो महापुरुष आपके किसी काम के नहीं। आप उनके उदाहरण लोगों को दे सकते हो, आप भाषणों में बता सकते हो, आप टीवी चैनल पर डिबेट करके बता सकते हो, लेकिन जब तक वो महापुरुष आपको प्रेरणा नहीं देते या आप खुद उन महापुरुषों को प्रेरणा नहीं बनाते, तब तक वो महापुरुष आपके किसी काम के नहीं है। तो महापुरुषों का जीवन संघर्ष जो है वही हमारे लिए और सबके लिए प्रेरणादायी है। और इसी वजह से बाबा साहब के जाने के बाद भी ये मूवमेंट नहीं रुका। कांचीराम साहब आए, कांचीराम साहब के जाने के बाद भी ये मूवमेंट आज बहुत बड़े पैमाने पर आगे। संकेत जी, अपने चैनल के बारे में भी बताइएगा, जिससे कि लोग आपके चैनल को हमारे माध्यम से भी जोड़ पाएं। शुक्रिया। MN TV नाम का एक चैनल है, MN TV, आप यूट्यूब पर सर्च किए, MN TV फेसबुक पेज भी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग चैनल बना रहे हैं, जैसे MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश, MN न्यूज़
पश्चिम बंगाल, MN न्यूज़ झारखंड, तो अलग अलग राज्यों में चैनल बनाए जाएंगे, बना रहे हैं, कुछ तो चल भी रहे, MN न्यूज़ बिहार भी है। तो वो चैनल उस राज्य की लोकल जो रीजनल लैंग्वेज जो है उस भाषा में चलेगा। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजराती में वो चैनल चलेगा, बंगाल की बात करें तो बंगाली में वो चैनल चलेगा। तो इस प्रकार से हमने चैनल बनाए हुए हैं और MN TV हमारा मेन चैनल है जो नेशनल लेवल की हम लोग खबरें दिखाते हैं। अच्छा संकेत भाई, जैसे अभी आप देश भर में तमाम उसको स्टडी करते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भी है और आप बारीकी से इसका स्टडी भी कर रहे हैं और सारी चीज़ों को आप अपने स्तर से समझ भी रहे हैं। समस्याएँ ज़्यादा हैं, समाधान एक मंच है और वो मंच पे सबको संगठित होना है, तभी होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को अगर देखें तो महागठबंधन बनाने के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी में एक हवा भरने का काम सी वोटर सर्वे के द्वारा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मुकाबला है वो सपा और बीजेपी के बीच में है और सपा की सीटें बढ़ाई हुई दिखाई दे रही है, बढ़ रही है। मतलब ऐसा सर्वे में बताया है कि उनकी सीटें बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। उनको भ्रम में रखने का ये कार्यक्रम है ताकि वो दूसरे किसी पार्टी के साथ में गठबंधन ना बनाए और जब तक महागठबंधन नहीं बनता तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। ये एक मुद्दा है। जो वोटर है उत्तर प्रदेश का, उसको ये मैसेज नहीं जाएगा कि बीजेपी को हराने के लिए भी कोई दमखम के साथ में खड़ा है। केवल लोग बीजेपी के विरोध में है, इतने भर से ये काम नहीं आपने भी महसूस जरूर की होगी कि इस समय जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं सभी EVM पे एकदम मौन धारण किए हुए हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा या इलेक्शन की जैसी शुरुआत होगी तो कहीं वो कहेंगे कि यहाँ पे एक ट्रक EVM पड़ी हुई है, कहीं इन्होंने ये एक कमरे में है। देखिए, ये EVM की जहाँ तक बात है, राजनीतिक दल और जनता की बात है, तो जनता के बीच में से विद्रोह कम है। राजनीतिक जो दल है वो बयानबाजी करते रहते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में, लेकिन ये राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है। EVM का जो मुद्दा है वो देश के लोकतंत्र के साथ में जुड़ा हुआ है और ये लोकतंत्र 108 साल के संघर्ष के बाद बना है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले 1848 से लेकर 1950 तक ये जो अगर हम देखें तो 108 साल का एक संघर्ष है जिसमें शाहू जी महाराज, अन्ना भाऊ साठे और तमाम प्रदेश में अलग अलग जो महापुरुष हुए हैं, बहुजन महापुरुष, उन्होंने ये लोकतंत्र को खड़ा किया है। तो ये लोकतंत्र की बात है। दूसरा मुद्दा ये है कि वोट का जो अधिकार है वो राजा बनाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि राजा बनने के लिए दिया गया है। ये जनता को जब तक नहीं समझ में आता या उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचती तब तक जनता से विद्रोह नहीं होगा और तब तक EVM का भी मसला जो है अच्छा हल नहीं होगा। अभी जैसे 2022 का जो आगामी चुनाव है होने वाला है और बहुजन मुक्ति पार्टी है वो भी मैदान में है जी। तो जो EVM की समस्या है वो उसके सामने भी आएगी। तो जब उनके सामने है, क्योंकि वो तो जीतने के लिए महागठबंधन से ही उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल बदल सकता है और बनाया भी जा सकता है। जहां तक EVM का सवाल है, अगर महागठबंधन बने और महागठबंधन ये घोषित करे कि अगर EVM में घोटाला होता है, बीजेपी अगर कुछ करती है तो फिर हम चुनाव के बाद जो है वो विद्रोह करेंगे। ये अगर महागठबंधन नहीं घोषित करेगा, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस और जो 40 दल इकट्ठा आए थे चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, उन्होंने EVM के विरोध में बहुत बड़ी पहल की थी, लेकिन वो चुनाव के वक्त जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन वो सारा मामला शांत हो गया क्योंकि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। तो अगर उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन बनेगा, अगर बनेगा तब की बात है, बनेगा और वो अगर ऐलान कर दे कि घोटाला नहीं होना चाहिए तो फिर ये EVM का घोटाला रोका जा सकता है। तो महागठबंधन ही जन आंदोलन के लिए आप हाँ तो महागठबंधन फिर जन आंदोलन, हाँ तो वो होगा, लेकिन जब तक महागठबंधन नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश में तब तक चीज़ें अस्पष्ट हैं। तो ये हमारे साथ में संकेत भाई थे और लगातार देश के बड़े मुद्दों पे या मैं ये कहूँ कि अति ज्वलनशील मुद्दों पे लगातार ये लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। अपनी अगर इन शब्दों में कहा जाए, जान की परवाह किए बगैर ये आपके मुद्दों को उठाते हैं और लगातार आप उन मुद्दों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। MN TV नाम से इनका YouTube पे चैनल है। हमारा जो वीडियो है आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद संकेत भाई, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।